नमस्कार, आप देख रहे हैं HN 24x7 और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बीजापुर से आई बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सीधे बीजापुर से के पीछे चौथे दिन भी मुठभेड़ जारी है। मुठभेड़ में 5 नक्सलियों की मारे जाने की खबर सामने आई है। 3 के शव बरामद भी कर लिए गए। भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री भी बरामद की गई है। बड़ी जानकारी है, बड़ी संख्या में नक्सलियों के होने की यहां पर खबर बताई जा रही है। बीजापुर से यह बड़ी जानकारी इस वक्त की। भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कृष्णा पटेल हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं फोन लाइन के माध्यम से। कृष्णा, आखिरकार क्या कुछ जानकारी आ रही है, क्योंकि बीजापुर में नक्सली और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ अभी भी जारी है? जी बिल्कुल नीति जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीजापुर जिले में बड़े नक्सली लीडर की सूचना के आधार पर बीजापुर जिले के उसूर इलाके के करेगुट्टा पहाड़ी पर टॉप नक्सली लीडर के जमावड़े की सूचना पर एक बड़ा नक्सल ऑपरेशन सुरक्षा बलों के द्वारा लॉन्च किया गया था। दरअसल मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुरक्षा बलों को एक इनपुट मिला था कि करेगुट्टा के पहाड़ी पर नक्सली लीडर हिडमा देवा की मौजूदगी है, जो कि बड़े बड़े नक्सल एनकाउंटर में उसकी अहम भूमिका रही। चाहे हम बात करें तारमेटला में हुए नक्सली हमले में जहां 76 जवानों को शहीद हुए थे, इन घटनाओं में भी मोस्ट वांटेड नक्सली हिडमा भी शामिल रहा। तो कहीं ना कहीं पुलिस को लंबे समय से हिडमा की तलाशी रही, तो इसी को देखते हुए पुलिस को हिडमा की लोकेशन करेगुट्टा के पहाड़ी पर मिली थी। उसी सूचना पर जवानों ने यहाँ एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसमें छत्तीसगढ़ के डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा, सीआरपीएफ, बस्तर फाइटर के जवानों को इस ऑपरेशन पर शामिल किया गया, जहां जवानों ने पहले पहाड़ी को पूरी तरह से घेराबंदी की और चारों तरफ से घेराबंदी के बाद आज चौथे दिन होने को है और लगातार उस इलाके में भीषण मुठभेड़ जारी है। हालांकि पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जिसमें पुलिस ने कल एक प्रेस नोट जारी कर ये बात कहा कि मुठभेड़ में 3 महिला माओवादी मारे गए हैं और मौके से बड़ी संख्या में हथियार भी बरामद। बिल्कुल कृष्णा, चौथा दिन है, मुठभेड़ जारी है सुरक्षा बलों और यहाँ पर नक्सलियों के बीच। तो ऐसे में सुरक्षा बलों को क्या कुछ कामयाबी हासिल हो पाई है? कितने नक्सलियों को धरा जा चुका है? जी, हमारे सोर्सेज के अनुसार अब तक उस इलाके में 5 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। हालांकि पुलिस ने एक प्रेस नोट जारी कर कहा गया है कि 3 महिला माओवादी मारी गई है और उनके पास से हथियार और विस्फोटक सामग्री भी बरामद की गई है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि उस इलाके में आज चौथे दिन होने को है और भीषण मुठभेड़ जारी है। देर शाम तक ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता उस इलाके से मिल सकती है। देखिए, बड़ी जानकारी ये भी आपके द्वारा साझा की गई थी कि भारी मात्रा में विस्फोटक भी बरामद किया गया है। तो आखिरकार ये नक्सली किस मंशा को अंजाम देने के फिराक में थे और इसी बीच सुरक्षा बल वहां पर पहुंचे और उनके इन मंसूबों को नाकाम किया गया है? क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? जी, वहां पर एक खूंखार नक्सली हिडमा की मौजूदगी की सूचना जवानों को मिली थी। इसी इनपुट के आधार पर वहां पर ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, जहां पुलिस उस जगह पर एक बड़ा नक्सल ऑपरेशन अभी लगातार जारी है। जी ठीक है कृष्णा, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर ज्यादा अपडेट हम तक पहुंचाते रहिएगा। तो देखने को मिल रहा है भारी संख्या में विस्फोटक बरामद किया गया है। बीजापुर में चौथे दिन भी मुठभेड़ जारी है और इसी के साथ अगली खबर का भी रुख कर लेते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर अटल डिजिटल सुविधा केंद्र का वर्चुअली शुभारंभ कर दिया है। मुख्यमंत्री ने मोर गांव मोर पानी महाअभियान का शुभारंभ कर जल संरक्षण की शपथ दिलाई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 11,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में जल संरक्षण अभियान चलेगा। पंचायतें लोकतंत्र की जड़ें हैं और इसे सशक्त बनाना सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने हितग्राहियों से चर्चा की और लाभार्थियों से अपने अनुभव साझा किए हैं। अब इस बीच खबर आ रही है कि बलरामपुर और रामानुजगंज जिले के प्रवास के दौरान राज्यपाल रमेश टेका ने तमाम शासकीय योजनाओं के तहत हितग्राहियों को हितग्राहक मूल्य सामग्री प्रदान की है। साथ ही 5 दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल प्रदान की। इसके अलावा राज्यपाल ने आयुष्मान वय वंदना कार्ड और पीएम टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत ग्राम पंचायत पस्ता के टीबी मरीजों को फूड बास्केट वितरित की है। कार्यक्रम में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्वच्छग्राही दीदियों को भी सम्मानित किया गया है। ऐसे में वही राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिला स्वयं सहायता समूह की कुल 68,70,000 रुपए की राशि के चेक भी प्रदान किए गए हैं।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने पहलगाम में आतंकी हमले की निंदा करते हुए कहा कि सरकार बताए कि चूक कैसे हुई। पूरे देश की जनता ऐसा घटने से आक्रोशित है। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। घटना से पहले प्रधानमंत्री का दौरा था, वो स्थगित हुआ। उससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीर के मामले में समीक्षा बैठक की थी। यह सब होने के बाद भी इतनी बड़ी घटना कैसे घट गई, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार को जवाबदेही तय करनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आपदा के अवसर पर यहां तलाशने की कोशिश में तो जुटे रहते हैं। जितनी भी राजनीतिक दल के नेता है, सभी ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। हम क्योंकि देश के संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए आम आदमी की आवाज़ के रूप में कांग्रेस पार्टी ने उठाया है, तो निश्चित तौर पर यह कार्यक्रम यथावत रहेगा। यह कार्यक्रम एक प्रकार से देखा जाए तो पहलगाम जैसी घटनाओं का एक प्रकार से प्रतिरोध भी है, क्योंकि यदि हमारी केंद्र सरकार मजबूती से आतंकवादियों का सामना करे और हमारे नागरिकों की सुरक्षा करे, हमारे संवैधानिक मूल्यों की सुरक्षा करे, निश्चित तौर पर इस प्रकार की घटनाएं नहीं होंगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार बच्चों और महिलाओं को सरकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ सुनिश्चित करने के लिए कटिबद्ध है। महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने गुरुवार को धमतरी और कांकेर जिलों में आंगनबाड़ी केंद्रों का औचक निरीक्षण कर इस प्रतिबद्धता को दोहराया है। उन्होंने कहा कि सीएम विष्णुदेव साय ने सुशासन में लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बता दें कि सरगुजा जिले की स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लेने के लिए स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया। ऐसे में मरीजों से बातचीत की गई और ऐसे में मिलने वाली चिकित्साएं सुविधाओं को लेकर फीडबैक लिया गया। उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सकों की उपलब्धता, उपकरणों के उपलब्धता और साथ ही साथ दवाइयों की पर्याप्त उपलब्धता को लेकर यहां पर जानकारी ली और इस दौरान सुविधाओं से संतुष्ट होकर उन्होंने केंद्र सेवाओं की सराहना भी की है। और इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे। रायपुर एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत प्रकरण में जब्त मादक पदार्थ की नष्टीकरण कार्यवाही एनडीपीएस एक्ट अधिनियम के तहत की गई है। इस दौरान पुलिस मुख्यालय की ओर से टीम का गठन किया गया। ये कार्रवाई बता दें कि सिलतरा स्थित एक निजी पावर प्लांट में की गई है। अगली खबर धार से है, जहां पर धार में गौमांस के मामले में फरार चल रहे आरोपी मास्टरमाइंड इमरान को पुलिस ने गिरफ्तार कर इंदौर जेल में भेज दिया है। आपको बता दें कि मास्टरमाइंड आरोपी इमरान ने अपने 4 अन्य साथियों के साथ सगीर खान के मकान में गौमांस के अवशेष रखे थे। इस मामले में धर्मपुरी पुलिस ने आरोपी इमरान के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज कर कार्रवाई की थी। बता दें कि गौमांस के मामले में 2 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं इमरान पिछले कई दिनों से पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहा था। 28/3/2025 को धर्मपुरी के पुनर्वास में एक निर्माणाधीन मकान से गौमांस प्राप्त हुआ था। पुलिस के द्वारा तत्परता से कार्रवाई करते हुए अपराध दर्ज किया गया था और शीघ्र ही इस अपराध का खुलासा भी किया गया था, जिसमें 2 आरोपियों सलमान निवासी धर्मपुरी और जाहिद निवासी बलखड़ को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। जो सलमान था उसके ऊपर रासुका भी किया गया है। इस केस का जो मास्टरमाइंड है इमरान सनो बब्बू और खेजा निवासी धर्मपुरी, इस पर भी कलेक्टर महोदय धार के द्वारा रासुका कार्रवाई की गई थी और कल इसको मगरखड़ी फाटा से गिरफ्तार किया गया है और आज सेंट्रल जेल इंदौर भेजा गया है। इसी के साथ अगली खबर का रुख करते हैं। कौशांबी के मेहवा घाट थाना क्षेत्र में 6 साल की मासूम बच्ची को गोली मार दी गई है। आनन फानन में गंभीर रूप से घायल बच्ची को अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं मामले में बच्ची की मां ने पुलिस से गुहार लगाते हुए बताया कि उनके जेठ ने पारिवारिक बहस के दौरान
उनके पति पर जानलेवा हमला किया, साथ ही 6 साल की बेटी पर भी गोली चला दी। इसके अलावा महिला ने जेठ पर उसे भी जान से मार देने की धमकी देने और गाली गलौज का आरोप लगाया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। के बैठे हुए थे। मेरी बिटिया 2 बजे स्कूल से आई, खाना खा के बैठी थी। मेरे ससुर और सास के बीच थोड़ी तू मैं हुई। मेरे पति ने मतलब उनको समझाया कि मत इस तरह बोलो, माँ बाप है, थोड़ी इज्जत से बोलो। और मेरी बिटिया अंदर बैठी थी, हम भी थे, थोड़ा बहुत झगड़ा हो गया। मेरे पति के सर में 3 बार वार कर दिए थे, उनकी खपड़ी फट गई थी, जो जिला अस्पताल में दवा चल रही है। और मेरी बेटियों को तमंचा लेके खड़ी होकर फायर कर दिया, कहा इस लड़की को भी मार दूंगा और तुम्हारी औरत को भी मार दूंगा, तुम्हारे पति को भी मार दूंगा। कौशाम्बी के मेहावा घाट थाना अंतर्गत बता दें कि कुम्हियावा गांव में लूट की घटना को अंजाम देकर फरार चल रहे 50,000 के इनामी अंतर्राष्ट्रीय बदमाश तनवीर को एसटीएफ ने मुंबई के कुर्ला से गिरफ्तार कर पुलिस के हवाले कर दिया है। बता दें कि तनवीर हत्या, लूट और डकैती जैसे संगीन अपराधों को अंजाम देकर फरार चल रहा था। देखिए, ये तनवीर नाम का अपराधी है जो प्रतापगढ़ का रहने वाला है। हमारे यहाँ महेवा घाट से एक ट्रक लूट में ये वांछित चल रहा था। इसकी गिरफ्तारी एसटीएफ और महेवा घाट की पुलिस द्वारा की गई है। इसमें इसको जेल भेजा गया है। इसके खिलाफ जो मुकदमे हैं प्रतापगढ़ में और दूसरे जनपदों में लगभग 12 से अधिक मुकदमे हैं। इसमें जो केस दर्ज है, इसमें हम लोग कोर्ट में प्रभावी पैरवी करेंगे और बहुत जल्दी इसको सजा दिलाएंगे। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जो लौटेंगे आप देखते रहिए HNN 24x7। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। खबरों का रुख करेंगे। एटा से कश्मीर घूमने गया परिवार पहलगाम की घटना में बच गया, जिसे यहां पर बताते कि लगातार सराहना तो की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ आतंकवादी घटना को लेकर यहां पर सभी लोग निंदा कर रहे हैं। जिस स्थान पर गोलियां बरसाई गई वो उससे सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर थे। गाड़ी चालक ने वहां पहुंचने से पहले ही गाड़ी खड़ी कर दी थी और आतंकी हमले के बारे में बताया। जानकारी होते हुए यहां पर सीए अरविंद अग्रवाल ने बताया कि हम परिवार के साथ 17 अप्रैल को कश्मीर गए थे। पत्नी दीपिका और बेटा अनंत यहाँ पर और साथ ही साथ बेटी अर्पिता साथ थी। पहलगाम जाने के लिए गाड़ी बुला ली थी। उन्होंने बताया कि हम लोग गुलमर्ग से यहाँ पर आए थे और हम यहाँ रुके हुए थे। नाश्ता करने में काफ़ी समय लग गया और हम वहाँ से आधे घंटे पहले निकल गए थे, लेकिन देर हो गई थी। बाद में टैक्सी से निकले, करीब 2:30 बज गए और पहलगाम के पास पहुंचे थे कि टैक्सी चालक ने गाड़ी ही रोक ली। कुछ देर इधर उधर फोन करने के बाद बोला कि साहब पहलगाम में गोलियां चल गई है। हमारे ड्राइवर को फ़ोन आया कि कोई ऊपर गोलीबारी हो गई है, 2 लोगों में लड़ाई हो गई है। उसके बाद वहाँ से गाड़ियाँ लौटने लगी। जब तक हम कुछ समझ पाते, पीछे से पुलिस, एम्बुलेंस, आर्मी की गाड़ियाँ दे दनादन ऊपर जाने लगी। हमारे को समझ आ गया कि कुछ हो गया है। हमारा होटल थोड़ा पीछे था, तो हमने ड्राइवर से कहा गाड़ी वापस ले लो और हम लोगों ने होटल में चेक इन कर लिया। तब तक हमें ये पता नहीं था कि क्या कांड हुआ है। टीवी पर भी थोड़ी देर बाद आना शुरू हुआ कि कोई आतंकवादी हमला हुआ है। और अगर हम लोग शायद 10 मिनट 15 मिनट पहले निकल गए होते तो उसी जगह होते और हो सकता है कि चपेट में आ गए होते। तो ईश्वर का लाख लाख शुक्र है कि हम बच गए और उसने हमें लेट किया और वहाँ जाने से रोक लिया। जालौन में गैंग बनाकर लूटपाट मारपीट करने वाले गुंडे सक्रिय हो गए हैं। दबंगों ने दहशत कायम करने के इरादे से मारपीट के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने शुरू कर दिए हैं। पीड़ित ने पुलिस से गुंडाई मारपीट और लूटपाट की वीडियो फुटेज साक्ष्यों के साथ पेश की है। साक्ष्य पेश होने के बावजूद पुलिस अभी तक दबंगों के खिलाफ केस दर्ज नहीं कर पा रही है।
अगली खबर कुशीनगर से है, जहां पर कुशीनगर जिले के नए जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने विधिवत रूप से कार्यभार ग्रहण कर लिया है। कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने अधिकारियों से पहली बैठक की और जनसेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात कही है। बता दें कि नवागत जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने कोषागार कार्यालय के डबल लॉकर कक्ष में पहुंचकर विधिवत कार्यभार ग्रहण किया। बता दें कि जिले आगमन पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी दी गई। लखनऊ नए नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बृहस्पतिवार को कार्यभार ग्रहण कर लिया है। नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने उनको पद की जिम्मेदारी सौंपी है। बता दें, पदभार ग्रहण करने के बाद नए नगर आयुक्त ने कहा है कि सफाई और भ्रष्टाचार पर लगाम उनकी पहली प्राथमिकता होगी। बारिश के दौरान जलभराव की समस्या नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पूर्व नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने शहर को संवारा है, वो भी उसी तरीके से काम करेंगे। शहर में सर्वप्रथम सैनिटेशन स्वच्छता को लेकर प्राथमिकता रहेगी। आगामी माह में बरसात का मौसम है, इस समय कहीं जल भराव की समस्या उत्पन्न ना हो और सब जगह साफ़ सफाई रहे, चाहे नाले हों, हमारे सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, ये प्राथमिकता रहेगी। टैक्सेशन को लेकर प्राथमिकता रहेगी। सर, लगातार नगर निगम द्वारा भूमाफियाओं के ऊपर कार्रवाई की जा रही है और लगातार चल रहा है, तो उसमें किसी प्रकार से उस पर एक बार मैं पूरा समझ के उसके बाद ही कोई टिप्पणी करने में। मतलब अतिक्रमण बहुत है शहर के अंदर, आपके कार्यालय का अगल बगल है, उसको लेके क्या करेंगे? क्योंकि समय समय मुख्यमंत्री जी, हाई कोर्ट अतिक्रमण को लेके ज़्यादा वो कहता है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बहराइच के दरगाह इलाके स्थित एक राइस मिल में भीषण आग लग गई, जिसकी सूचना पर पहुंचे 8 श्रमिक जहरीले धुएं की चपेट में आ गए और जिससे 5 श्रमिकों की दम घुटने से मौत हो गई, जबकि अन्य 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है। फिलहाल इस सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस मामले की तहकीकात कर रहे हैं। इसमें 8 लोग हमारे पास आए, जिसमें 5 ब्रॉड डेड से और 3 घायलों का इलाज चल रहा है। क्या जानकारी, कहाँ पर ये हादसा हुआ था, कुछ इसके बारे में? ये दरगाह इलाके में कोई मिल है, उसी में हादसा हुआ है। अभी घायलों की क्या स्थिति है? अभी 3 घायल तो सही अवस्था में है, उनका इलाज। अब आपको सीधे ऋषिकेश लेकर चलते हैं, जहां पर गंगा कॉरिडोर को लेकर यहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर परियोजना का शिलान्यास किया जा रहा है और ऐसे में सीएम धामी ने यह शिलान्यास किया है। ये बड़ी जानकारी भी है और इसी के साथ तस्वीरों के माध्यम से हम आपको लाइव तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से सीएम धामी ने शिरकत की है और शिलान्यास कार्यक्रम में प्रतिभाग किया है। ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर परियोजना का यहाँ पर शिलान्यास किया गया है। ऋषिकेश से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर परियोजना का शिलान्यास यहां पर किया जा रहा है। ऋषिकेश में तमाम परियोजनाओं की सौगात देते हुए सीएम धामी अक्सर नजर आते हैं। उत्तराखंड के भविष्य को साकार करने के लिए यहां पर तमाम परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण किया जाता है और उसी कड़ी में यहां पर गंगा कॉरिडोर का शिलान्यास किया जा रहा है। आप लोगों ने जो सम्मान बढ़ाया, मैं आप सबका आशीर्वाद और प्यार मिला है, सबको इस मंच के माध्यम से मैं बधाई शुभकामनाएं देना चाहता हूं। धन्यवाद। यहाँ पे हमारे तमाम पत्रकार बंधु और पार्षद भाई हमारे आए हैं। मैं पार्षद लोगों से निवेदन करूंगा कि ये कार्यक्रम के अंत में यहाँ पे आप सब हमारे माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे जो है कर्मठ जुझारू सीएम से मिलने के लिए आप लोग यहाँ पे, जब ये हमारे आयोजन पूरा होता है तो सभी लोग यहाँ पे एक बार लाइन में खड़े हो जाएंगे, सबके मिलना हो जाएगा। मैं सबसे निवेदन करूंगा, मिलने के लिए आराम से
यहाँ पे साक्ष्य कर लेंगे। बाकी अपने बारी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद मेयर साहब। और अब स्वागत के क्रम में जो बड़ी सी माला से यहाँ पर मीडिया की तरफ से और आयोजकों की तरफ से बड़ी सी माला का व्यवस्था की गई है, इसके जरिए सभी मेहमानों का, माननीय मुख्यमंत्री जी सहित सभी मेहमानों का स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। आप देख रहे हैं एक बड़ी सी माला के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। जोरदार तालियां, तालियां जितनी भारी माला है उतनी जोरदार तालियां भी होनी चाहिए। कृपया तालियों की गड़गड़ाहट कम आ रही है और जोर से। एक बहुत बड़ी माला के जरिए सभी मेहमानों का स्वागत यहाँ पर किया गया है। आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत ऋषिकेश की जनता की तरफ से, ऋषिकेश की संभ्रांत जनता की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब इन परियोजनाओं का संक्षिप्त विवरण के लिए डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम, प्रमुख सचिव उत्तराखंड शासन। डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी, यहाँ उपस्थित कैबिनेट मंत्री श्री सुबोध उनियाल जी, उपस्थित दोनों माननीय विधायक हैं, विधायक ऋषिकेश और विधायक लंकेश्वर, ऋषिकेश नगर निगम के मेयर साहब, जिला मजिस्ट्रेट देहरादून और पौड़ी, डीसी एमबीडीए और उपस्थित सभी सम्मानित लोग, आज ऋषिकेश कॉरिडोर परियोजना के प्रथम प्रोजेक्ट के रूप में राफ्टिंग बेस स्टेशन के कार्य का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी के कमलों के द्वारा कराया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने UIIDB, उत्तराखंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट बोर्ड नाम के एक नए संस्था का गठन किया था और इसको कुछ महत्वपूर्ण बड़े परियोजनाओं को करने की जिम्मेदारी दी थी। उसके तहत प्रथम चरण में 3 कॉरिडोर प्रोजेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी UIIDB को दी गई थी। हरिद्वार कॉरिडोर, ऋषिकेश कॉरिडोर और शारदा कॉरिडोर। और तीनों कॉरिडोर में काफ़ी बहुत होमवर्क हो चुके हैं और समय समय पर माननीय मुख्यमंत्री जी से मार्गदर्शन भी प्राप्त करते हैं। और ये जो राफ्टिंग बेस स्टेशन है, इसका मैं थोड़ा सा परिचय देना चाहूँगा। राफ्टिंग, रिवर राफ्टिंग में पूरे भारत में ऋषिकेश बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है। किसी को अगर राफ्टिंग करना हो तो सबसे पहले इस स्थल को चुनते हैं। लेकिन हमने इस परियोजना के तहत सोचा था कि ये केवल भारतवर्ष का नहीं है, पूरी दुनिया में एक प्रसिद्ध स्थल बने। उसके लिए दुनिया के जो दूसरे शहरों में जहाँ राफ्टिंग हो रही है वहाँ। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए HN 24/7। नमस्कार।